हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम क्या है? एग्जम्पशन। ठीक है जी। अब एक चीज़ समझिए आप, गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस लगाती है, ठीक है, तो मान लीजिए अब इनकम टैक्स है, उन्होंने बोल दिया कि इनकम के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ठीक है, तो कोई भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, अनलेस अदरवाइज, अनलेस ना अदरवाइज एग्जम्प्टेड। ठीक है, ऐसे जीएसटी का भी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भी कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है, यानी कि जो गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन में आ रहा है उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब यानी कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विस है, उसके ऊपर क्या लगने वाला है? जीएसटी। ठीक है, पर ये ध्यान रखना है कि हाँ जी, अगर वो गुड्स या सर्विस अगर एग्जम्प्ट की हुई है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने जीएसटी लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हाँ जी, कि जिसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हो वो क्या गुड्स या सर्विस है या नहीं है। ठीक है, तो पहले ये ध्यान रखना है कि हाँ जी, गुड्स या सर्विस होनी चाहिए। कोई गुड्स हो या सर्विस हो, यानी अगर कोई चीज़ ऐसी है ना ही वो गुड्स है ना ही वो सर्विस है, ठीक है, तो जीएसटी कैसे लगेगा? क्योंकि जीएसटी है ही क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दूसरी बात है, देयर मस्ट बी सप्लाई। ठीक है, देयर मस्ट बी सप्लाई। तो सप्लाई होना चाहिए। अब सप्लाई क्या है? वो क्या है? सेक्शन 7 में बताया हुआ है। क्या है सेक्शन 7? किस चीज़ का? स्कोप ऑफ सप्लाई का आपको याद होगा। ठीक है, अब आपको याद होगा जैसे सेक्शन 7 में बता रखा है सप्लाई क्या है, और ऐसे ही क्या है कि आपको याद होगा कि जो हमारा शेड्यूल 3 है, सप्लाई वाले चैप्टर में शेड्यूल नंबर 3 है, जो उसमें क्या बताया है कि यहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। ठीक है, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपको याद होगा जैसे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बंदा, जैसे मान लीजिए मेरा घर है, घर मैंने सेल किया, तो ये क्या है? ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन तो ये है कि देयर मस्ट बी सम गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, कि ये सब यहाँ सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। चलो मान लिया कोई चीज़ गुड्स है या सर्विस है और सप्लाई भी हुई है। और थर्ड है कि दैट मस्ट नॉट बी एग्जम्प्टेड। ठीक है, सच सप्लाई मस्ट नॉट बी एग्जम्प्टेड। तो अगर बेटा तीन कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, ठीक है, अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो जीएसटी लगेगा। पहला, देयर मस्ट बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, दूसरा, सप्लाई होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए, इसकी एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, ये तो हमने डेफिनेशन वाले चैप्टर में ही देख लिया। ठीक है, क्या गुड्स है क्या सर्विस है वो हमने डेफिनेशन वाले चैप्टर में ही देख लिया। ठीक है, और दूसरा क्या है? देयर मस्ट बी सप्लाई, ये हमने सप्लाई वाले चैप्टर में देख लिया, जो सेक्शन 7 किया, साथ में हमने शेड्यूल 1, 2, 3 डिस्कस किया हमने। ठीक है, अब जो चैप्टर कर रहे हैं ये किसके बारे में है? एग्जम्पशन के रिगार्डिंग, कि कौन सी ऐसी गुड्स हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसकी सप्लाई तो हो रही है बट वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपका देखो मैं बताता हूँ, आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है, बेशक वो सीए का होता है, ठीक है, सीएस का होता है, सीएमए का होता है, ठीक है, तो उसमें ये चैप्टर के की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एग्जामिशन चैप्टर की। ठीक है, मैंने इस चैप्टर में क्या है कि काफ़ी जगह से क्वेश्चन पिक किए हैं। ठीक है, सीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सीएमए के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, सीए के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। मेन मकसद ये था कि आपका जो ये चैप्टर जो थ्योरेटिकल देखने में लगता है, ठीक है, जब इसके क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिकल आते हैं, तो पूछते हैं कि हाँ भी ये एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है। तो वहाँ से पूरा वो चीज़ ना रिवाइंड करना, उसको रिमाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके जब क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको चैप्टर भी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आप मान के चलिए अगर हम यहाँ पे 100% एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं तो उसमें से 99% एग्जाम्पशन ऐसी हैं जो बिल्कुल टाइप मान लीजिए इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट टाइप है, जिसमें से कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो 1% एग्जाम्पशन ऐसी हैं तो उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, बेशक वो सीए में आता है, बेशक वो सीएस में आता है, बेशक वो सीएमए में आते हैं। तो 1% एग्जाम्पशन ऐसी हैं जिसमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, हर तीनों लेवल पे, सी ए सी एस सी एम ए, तीनों लेवल पे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी एग्जाम्पशन ऐसी हैं जिसकी कोई इरेलीवेंस, मतलब रेलिवेंस ही नहीं है। जैसे फीफा जो होता है फुटबॉल वाला होता है जो, ठीक है, फीफा के मैच हो रहे हैं, ठीक है, अब 2017 में शायद कप हुआ, ठीक है, उसकी एग्जाम्पशन दे रखी है, वो कब कहाँ रेलिवेंट रह गई। ठीक है, ऐसी कोई वीमेंस कप कोई हुआ था 2020 में होना था, ठीक है, तो उसको थोड़ा डिले हुआ होगा तो उसकी एग्जाम्पशन दे रखी है। तो बहुत सारी एग्जाम्पशन ऐसी हैं
जो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, तो सर वो नहीं करनी, नहीं बिल्कुल करनी है। ठीक है, बिल्कुल करनी है, हमें अच्छे से एक एक एग्जाम्पशन ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो आपको वो सारा अपने आप ही पता लग जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि हाँ भी क्या क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अगर मान लो आपने कुछ स्किप कर दिया, ठीक है, तो सबसे गलत है, क्योंकि कल को उसमें से कुछ भी आ गया तो आपको रिग्रेट रहेगा, यार एमी देखे नहीं तो एक बार देख लेते, फ़ायदे में रहते। ठीक है, तो देखना हमने सब कुछ है, और मैं हाँ जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा मैं बता भी दूंगा। ठीक है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, तो आई विल डिस्कस, आई विल टेल यू। ठीक है, बट अभी आप क्या है कि ठीक है, बिल्कुल आप मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता, वाकई में ही कुछ नहीं आता इस चैप्टर का, तो ध्यान से ही चैप्टर पढ़ते जाइए, आप आराम से चैप्टर करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी, चैप्टर थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझना है, एग्जाम्पशंस है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, एग्जाम्पशंस अंडर जीएसटी। पहले बेसिक से डिस्कशन है, ये उसको देखते हैं। अब ये मानिए कि सेक्शन 11 जो है हमारा CGST एक्ट का, ठीक है, सेक्शन 11 जो है CGST एक्ट का, वहाँ पे क्या है, एग्जाम्पशन की बात की गई है। ये दो तरह की एग्जाम्पशन होती है। ठीक है, एक जो जनरल एग्जाम्पशंस होती हैं, एक स्पेशल होती हैं। ठीक है, एक जो जनरल नोटिफिकेशन इशू किए जाते हैं, ठीक है, उसके द्वारा एग्जाम्पशन दी जाती है, एक स्पेशल ऑर्डर्स के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, सेक्शन 11 है, वहाँ सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, वो हम सब डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम आगे। द गवर्नमेंट ऑफर्स एग्जाम्पशंस अंडर एग्जाम्पशंस विच आर बेस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय लो इनकम पीपल लिविंग इन डिसएडवांटेज रीजन्स एंड सो ऑन, जैसे कि आटा वगैरह हो गया, दूध हो गया। ठीक है, तो कहते हैं कि देखिए एग्जाम्पशन जो होती हैं बेसिकली किसके लिए होती हैं, जो चीज़ें असेंशियल्स हैं, जो हर तबके ने जिसको यूज़ करना है, गरीब ने अमीर ने सबको। ठीक है, खास करके कोशिश सरकार की ये होती है कि जो डिसएडवांटेज लोग हैं, ठीक है, गरीब तबका है, उसको एग्जाम्पशन दी जाए, वो जो डेली नीड की जो आइटम्स हैं, डेली नीड आइटम्स हैं, उनको एग्जाम किया जाए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशंस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द पब्लिक इंटरेस्ट जनरली और बाय स्पेशल ऑर्डर, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली जो है वो आता है सेक्शन 11 सेक्शन 1 में, और जो बाय स्पेशल ऑर्डर है वो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरल एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड बाय नोटिफिकेशन एंड इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन, ये हम पढ़ेंगे अभी, रुक जाइए। ठीक है, जनरल एग्जाम्पशन में बता रहा हूँ बार बार, ये सेक्शन 11 है, सब सेक्शन 1 है, ये सबको दी जाती है। ठीक है, सबको दी जाती है। ठीक है, तो और जो स्पेशल एग्जाम्पशन है ये कुछ स्पेसिफिक लोगों को होती है, जैसे मान लीजिए चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दी। ठीक है, इट मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। अब जो जनरल एग्जाम्पशन है वो एब्सोल्यूट हो सकती है, कंडीशनल हो सकती है, टोटल हो सकती है, पार्शल हो सकती है। और जो मैं बता रहा हूँ कि सेक्शन 11 है, सब सेक्शन 2 है, ये होती है स्पेसिफिक, स्पेशल। ठीक है, ये कुछ स्पेशल लोगों को दी जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए खाली जो स्कूल्स हैं उनको एग्जाम्पशन दे दी। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए आप जो हम पढ़ाते हैं, टीचिंग होती है, अब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो ट्यूशन्स हैं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको कोई एग्जाम्पशन नहीं है, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई एग्जाम्पशन नहीं है। पर यही अगर स्कूल कॉलेज पढ़ाते हैं तो उनको एग्जाम्पशन है, कोई टैक्स नहीं लगता उनको, तो वो क्या है, वो स्पेशल एग्जाम्पशन है, वो सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में आती है। ठीक है, स्पेसिफिक आल्सो नोन एज अडहोक एग्जाम्पशन is granted to persons under circumstances of an exceptional nature by special order communicated to the party seeking exemption. एग्जाम्पल जैसे चैरिटेबल, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, रिसर्च, डिफेंस पर्पस एक्सेट्रा। क्लियर हो गया। ठीक है, अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको एग्जाम्पशन दे दी। नेक्स्ट कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट बाय एन एक्सप्लेनेशन, ये भी पढ़ना है हमें। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ नोटिफिकेशन और ऑर्डर एट लेटर डेट बट विद इन 1 ईयर विच हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब कहते हैं कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पशन दी सरकार ने, गवर्नमेंट सेक्शन 11 के तहत कोई एग्जाम्पशन ग्रांट करती है। ठीक है, अब मान लीजिए उस एग्जाम्पशन में कुछ दिक्कत आ रही है समझने में, उसकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट एग्जाम्पशन में दिक्कत आ रही है लोगों को, या उसका स्कोप समझने में दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि हाँ जी इसका स्कोप ये है। ठीक है, उसको क्लैरिफाई कर सकती है। ठीक है जी, उसको क्लैरिफाई कर सकती है, उसके स्कोप वगैरह को, उसकी इंटरप्रिटेशन को। अब कहते हैं कि देखो जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जब ये एग्जाम्पशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके 1 साल में विद इन 1 ईयर ऑफ दैट इशूइंग ऑफ दैट नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पशन, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई फर्दर नोटिफिकेशन निकालती है उस एग्जाम्पशन को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन बाद में निकाला जाएगा क्लैरिफिकेशन का, ठीक है, वो उस एग्जाम्पशन का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, उस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन का ही हिस्सा माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है
जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने 5 जुलाई 2026 को, ठीक है, एक नोटिफिकेशन निकाला, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। अब इस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन को समझने में दिक्कत आ रही है, इस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन को समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ महीने बाद, यानी कि मान लीजिए 12/12/2026 को एक नोटिफिकेशन निकाला, ठीक है। मकसद क्या था, इसको क्लैरिफाई करना, ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रीवियस नोटिफिकेशन, ये वाला नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करना, उसके स्कोप को क्लैरिफाई करना था, इसको इंटरप्रेट करना था ढंग से, ठीक है। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है, ये वाला क्लैरिफिकेशन है, ये इस नोटिफिकेशन का हिस्सा माना जाएगा, पार्ट माना जाएगा। आई होप समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब गुड्स कुछ हैं, ये एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक केसेज हैं जहाँ पे भाई बता रखा है हमने कि यहाँ भी ये तो बिल्कुल एग्जम्प्ट है, ठीक है, बिल्कुल एग्जम्प्ट है ये। जैसे कि अनब्रांडेड आटा, बेसन, मैदा, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स हैं, फ्रेश मिल्क है, एग्स है, कर्ड है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, बीटल लीव्स हैं, ठीक है, पान के पत्ते वगैरह, ठीक है, प्लास्टिक बैंगल्स हैं, लाइव फिश है, इंडियन नेशनल फ्लैग्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्प्ट है। ये बेसिक से हैं, कुछ रीड कर सकते हैं आप बेशक, ठीक है। ये सब क्या बेटा, एग्जाम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो मैं बात कर रहा था सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 की, 11 किसकी बात करता है, ठीक है, सेक्शन 11 किसकी बात करता है, एग्जाम्पशंस की, ठीक है। तो वही बता रखा है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, ठीक है। ये मैंने बताया कि ये कैसे होता है, बाय नोटिफिकेशन, ये जनरल एग्जाम्पशन की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। ये है बाय नोटिफिकेशन, ये एग्जाम जनरली, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पशन है, ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है, ठीक है, या कंडीशनल हो सकती है, ठीक है, एब्सोल्यूट हो सकती है या कंडीशंस हो सकती हैं। यानी कि एब्सोल्यूट क्या है कि विदाउट कंडीशंस, एग्जाम्पशन दे दी, कोई कंडीशन नहीं है, या एग्जाम्पशन दे रहे हैं सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं कि अगर ये आप कंडीशंस पूरी करोगे तब आपको एग्जाम्पशंस मिलेंगी, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पशन है, ये फुल भी हो सकती है या पार्ट भी हो सकती है, ठीक है। यानी ये एग्जाम्पशन जो है, ये टोटल एग्जाम्पशन हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, पार्शल एग्जाम्पशन हो सकती है, टोटल या पार्शल एग्जाम्पशन हो सकती है। ये एग्जाम्पशन टोटल भी हो सकती है या पार्शल भी हो सकती है, ठीक है। और जो दूसरी जो एग्जाम्पशन है, सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में जो एग्जाम्पशन है, ठीक है, ये बाय स्पेशल ऑर्डर होती है, ठीक है। और ये कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होती है, ठीक है। एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर की क्या सर्कमस्टांसेस हैं, ये एग्जाम्पशन दी जा रही है, ठीक है। और ये टोटल होती है, हमेशा टोटल एग्जाम्पशन होती है, पार्शल नहीं होती, ये कभी भी पार्शल नहीं होती, ये टोटल एग्जाम्पशन होती है। और ये बता ही दिया कि कई बार क्या होता है कि स्कोप को क्लैरिफाई करने के लिए या एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जाम्पशन को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, फर्दर नोटिफिकेशन निकाल सकती है, क्लैरिफिकेशन निकाल सकती है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, अगर एग्जाम्पशन के नोटिफिकेशन के 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर अगर इशू किया गया है, तो ये जो क्लैरिफिकेशन का जो ये ऑर्डर है, ये नोटिफिकेशन है, ये जो एग्जाम्पशन का नोटिफिकेशन है उसका ही ओरिजिनल हिस्सा मान लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए इसको आगे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वही जो मैंने समझाया है, सारी बातें वही हैं। पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट है, और यही जो है प्रोविज़न, ठीक है, ये IGST एक्ट में भी आती है सेक्शन 6 में, ठीक है। ये क्या है, IGST एक्ट में भी आती है बेटा, सेक्शन नंबर 6 में आती है, ठीक है। तो आइए ध्यान से समझते हैं, इसको समझ चुके हैं, रीड कर लेते हैं। जनरल एग्जाम्पशन, वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि ये जनहित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, एग्जाम्पशन इशू होनी चाहिए, एग्जाम्पशन, ठीक है, दी जानी चाहिए। इट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जाम जनरली, तो ध्यान रखिएगा ये जनरल एग्जाम्पशन है, ठीक है, ये जनरल एग्जाम्पशन है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं ये जनरल एग्जाम्पशन है, और इन पार्ट भी हो सकती है, इन टोटल भी हो सकती है, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है और सब्जेक्ट टू कंडीशंस भी हो सकती है, यानी एब्सोल्यूट हो सकती है यानी विदाउट कंडीशन, और ये कंडीशनल भी हो सकती है कि ये आप कंडीशंस पूरी करोगे तब आपको एग्जाम्पशन ग्रांट होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, ठीक है, वो बाय स्पेशल ऑर्डर होती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, और वो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, कोई कंडीशन नहीं होती, दैट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, और दैट इज ऑलवेज टोटल, नॉट पार्शियल, ठीक है, पार्शियल नहीं हो सकती। वे द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम्पशन होती है हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में ही है, जनहित में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ भी एग्जाम्पशन ऐसी भी हो सकती है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, ऐसी कभी नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पशन इज ऑलवेज ग्रांटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। कहते हैं वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू, इट मे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जाम जनरली, एग्जाम
generally either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein, goods or services or both of any specified description from the whole or any part of tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in such notification। तो वही सेम बात कह रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम्पशन है होती कब है? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो पहली बात ये पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात एग्जाम्पशन है, ठीक है, ये तो होती तो हमेशा ही क्या है? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, एग्जाम जनरली, तो ये ठीक है, एग्जाम जनरली इधर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, तो एब्सोल्युटली हो सकती है या सब्जेक्ट टू कंडीशंस हो सकती है, एज मे बी स्पेसिफाइड देयर, ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाएगा। गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये फुल भी हो सकती है, टोटल हो सकती है और पार्टली भी हो सकती है। लेविबल देयर ऑन विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, ये तो मेंशन किया जाता है इस डेट से एग्जाम्पशन, ठीक है, अप्लाई हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, कहते हैं कि फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन वेयर एन एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम होल और पार्ट ऑफ टैक्स लेविबल देयर हैज बीन ग्रांटेड एब्सोल्युटली, द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल नॉट कलेक्ट टैक्स इन एक्सेस ऑफ द इफेक्टिव रेट ऑन सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब कहते हैं कि देखिए, जहाँ पे एग्जाम्पशन आपको ग्रांट कर दी गई है, एग्जाम्पशन टोटल है या पार्शियल है, तो आप इफेक्टिव रेट से ज़्यादा टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। जो आपको इफेक्टिव रेट है, जैसे मान लीजिए आपने आटा खरीदा है, जैसे, ठीक है, तो अब आटा खरीद के आप आगे बेच रहे हैं, आटे पे एग्जाम्पशन क्या है? फुल है, यानी कि टैक्स कितना लगा? जीरो। ठीक है, तो आप आगे भी कितना चार्ज करेंगे? जीरो, तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो यानी नील ही रहेगा, तो कोई, यानी कि इफेक्टिव अगर आपका रेट ऑफ टैक्स कितना? जीरो है, तो आगे भी कितना मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं? जीरो। अब पार्शियल एग्जाम्पशन में अगर बोला गया है, ठीक है, क्या 5% चार्ज कर सकते हैं? ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हैं? 2% चार्ज कर सकते हैं मान लो, तो आप आपका इफेक्टिव रेट जो आएगा आप उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं स्पेशल एग्जाम्पशन की। जो स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होती है, ये जो ग्रांट की जाती है बाय स्पेशल ऑर्डर ग्रांट की जाती है। ठीक है, वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू, it may on the recommendations of council by special order in each case under circumstances of the exceptional nature to be stated in such order exempt from payment of tax any goods or services or both on which tax is leviable। I repeat, कहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, तो पहली बात तो एक चीज़ ध्यान से समझिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। एग्जाम्पशन कोई भी है दैट मस्ट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो। ठीक है, तो एग्जाम्पशन होनी हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में चाहिए। तो इट मे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल बाय स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर। तो स्पेशल ऑर्डर हो गया, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए, पब्लिक इंटरेस्ट तो चलो होने ही चाहिए। ठीक है, तो और उसके अलावा क्या है? एग्जाम करेगी सरकार। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगी? हमेशा टोटल एग्जाम्पशन होगी, दैट कैन नेवर बी पार्शियल एग्जाम्पशन। ठीक है, आगे मैंने समझा दिया, इसको रीड कर लेना। पावर टू इंसर्ट एक्सप्लेनेशन विद इन 1 ईयर। मैंने समझाया है कि जो भी एग्जाम्पशन ग्रांट की गई है उसकी जो स्कोप को समझने में, उसकी इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? फर्दर नोटिफिकेशन जारी करती है, जिससे उस एग्जाम्पशन का स्कोप तथा उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसको क्लैरिफाई किया जा सके। तो फर्दर जो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, जो स्पेसिफिक जो पहले एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी का पार्ट मान लिया जाएगा। अगर ये 1 साल के अंदर जो एग्जाम्पशन जारी हुई थी, एग्जाम्पशन का नोटिफिकेशन इशू हुआ था, उसके अगर 1 साल के अंदर ये फर्दर नोटिफिकेशन इशू किया गया है। ठीक है ना, चलिए बेटा, नेक्स्ट है पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन वेयर टैक्स वाज नॉट लेविड बिकॉज ऑफ जनरली प्रेवलेंट प्रैक्टिस। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये बाद में सेक्शन ऐड किया गया था, सेक्शन 11A। अब कह रहे हैं कि देखो, पहले एक जनरल प्रैक्टिस लग रही थी, एक जनरल प्रैक्टिस थी कि हाँ जी इस चीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा, इस चीज़ के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिए, जैसे पहले क्या होता था कि लोग ना जैसे प्रिंटेड बुक्स बेचते थे सीडीज़ के साथ। किताब है, साथ में आपने देखा होगा जो बुक सेल हो रही है, साथ में क्या होती है? सीडी। ठीक है, कॉम्पैक्ट ड्राइव्स होती थी। ठीक है, तो एजुकेशनल यानी किताब है, किताब के साथ सीडी होती थी। अब कहते हैं यार बुक के ऊपर तो टैक्स है नहीं, तो सीडी के ऊपर टैक्स है। तो जनरल प्रैक्टिस यही चल रही थी कि लोग सीडी के ऊपर टैक्स लगाते थे, किताब के ऊपर नहीं लगाते थे। तो कहते हैं कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ भी गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है जो प्रेवलेंट थी पहले, उसी के हिसाब से आगे भी टैक्स लगता रहेगा, यानी कि सीडी के ऊपर जीएसटी लगेगा, किताब के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है,
तो ये बात है। आइए इसको रीड कर लेते हैं एक बार। कहते हैं नोटिफिकेशन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इस एक्ट ये क्या होती है, ओवरराइडिंग प्रोविजन होती है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग प्रोविजन, ओवरराइडिंग प्रोविजन, ठीक है। ओवरराइडिंग क्लोज बोल देते हैं इसको, ठीक है। या इसको और क्या बोलते हैं, सुपरसीडिंग क्लोज, सुपरसीडिंग क्लोज, ठीक है। नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट इफ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट a practice was or is generally prevalent regarding levy of central tax। एक कोई प्रैक्टिस चल रही थी पहले की, चलती आ रही थी, जो प्रैक्टिस was और is जनरली चल रही थी या चल रही है अभी भी, जनरली प्रेवलेंट है रिगार्डिंग द लेवी ऑफ सेंट्रल टैक्स इंक्लूडिंग नॉन लेवी, भी लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो एक प्रेवलेंट प्रैक्टिस चल रही है कि जीएसटी लग रहा है या फिर जीएसटी नहीं लग रहा है, ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड such supplies were or are liable to central tax in cases where according to such practice central tax was not or is not being levied, or a higher amount of central tax than was what was is or being levied in accordance with the said practice। ठीक है। अब कहते हैं कि प्रैक्टिस चल रही थी या चल रही है, ठीक है, क्या किस चीज़ की, कि यहाँ भी टैक्स लग ही नहीं रहा था, या टैक्स कम लग रहा था, या टैक्स ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट में अब ऐसा कर सकती है मर्जी सरकार की, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट द होल ऑफ द सेंट्रल टैक्स पेबल ऑन सच सप्लाईज और एज द केस में बी सेंट्रल टैक्स इन एक्सेस ऑफ दैट पेबल ऑन सच सप्लाईज बट फॉर द सेट प्रैक्टिस shall not be required to be paid in respect of supplies on which the central tax was not or is not being levied or is being short levied in accordance with the said practice। अब कहते हैं कि जीएसटी आया, जीएसटी में जो टैक्स लगा वो ज़्यादा हो गया, और जो एज ए जनरल प्रैक्टिस जो टैक्स लग रहा था वो लग ही नहीं रहा था, ठीक है। मान लो पहले जीरो लग रहा था, ठीक है, बुक्स के ऊपर कितना लग रहा था, जीरो, सीडी के ऊपर लग रहा था मान लो 18% लग रहा था, ठीक है। अब ये आया, जीएसटी आया तो इन्होंने क्या किया, दोनों के ऊपर कितना कर दिया, 18% कर दिया। अब कहते हैं कि जनरल प्रैक्टिस तो ये थी, जो प्रेवलेंट प्रैक्टिस थी, तो सीडी बुक्स पे तो लगता ही नहीं था, लगता किस पे था, खाली सीडी पे। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास पावर है, मेल लिखा है, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं कि हाँ जी, जो प्रेवलेंट प्रैक्टिस के कारण जो जिस चीज़ पे टैक्स नहीं लगता था तो अब भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब यानी किस पे लगेगा, सीडी पे ही लगेगा, ना कि बुक्स पे लगेगा। क्लियर है, ठीक है। या जो पहले टैक्स कम लग रहा था, शॉर्ट लाइबिट था, कम लग रहा था, ठीक है, अब जीएसटी आने से ज़्यादा लग रहा है, तो अब फिर क्या है, वो प्रेवलेंट प्रैक्टिस के कारण गवर्नमेंट कह सकती है कि हाँ जी टैक्स कम लगाना है आपने, ठीक है। आइए इसकी एग्जांपल भी देखते हैं, एक सिनेरियो है, मैं बता चुका हूँ आपको, एक सेकंड। सपोज इन द अर्ली डेज ऑफ जीएसटी many businesses supplied printed books with CDs। एक सेकंड। Many businesses supplying printed books with CDs, educational combo packs did not charge GST on CDs, ठीक है। तो वो क्या था, CDs के ऊपर GST चार्ज नहीं करते थे, थिंकिंग दैट होल कॉम्बो वॉज एग्जम्प्ट बिकॉज प्रिंटेड बुक्स आर एग्जम्प्ट, ठीक है। पहले तो क्या था कि हाँ जी किताब एग्जम्प्ट है तो किताब के कारण सीडी दे रहे हैं, एक होता है ना कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। ये क्या थी, काइंड ऑफ कंपोजिट सप्लाई थी कि हाँ जी सीडी में वही है जो किताब में है, ठीक है, अलग थोड़ी ना है। मतलब यही है कि जो बुक है, ठीक है, उसको आपने सीडी में डाल दिया सेम पीडीएफ फॉर्म में, तो आप क्या है उसको सीडी में ला के पढ़ सकते हैं, ठीक है। थिंकिंग दैट होल कॉम्बो वॉज एग्जम्प्ट, ये सोच रहे थे लोग कि हाँ जी ये तो सारा कुछ एग्जम्प्ट था, बुक एग्जम्प्ट है तो सीडी में तो बुक ही है, ठीक है, बिकॉज प्रिंटेड बुक्स आर एग्जम्प्ट। दिस प्रैक्टिस वॉज जनरली प्रेवलेंट अक्रॉस द कंट्री, मोस्ट सप्लायर्स फॉलोड इट। बाद में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला, क्लैरिफिकेशन आया कि कहते हैं जो प्रिंटेड बुक्स हैं चलो उसको एग्जम्प्ट कीजिए, पर सीडीज टैक्सेबल एट 18%, ठीक है। लीगली टैक्स शुड हैव बीन चार्ज ऑन सीडीज बट ड्यू टू द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस नोबडी चार्ज इट, ठीक है। तो अब क्या था कि कोई चार्ज नहीं कर रहा था, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि हाँ जी ठीक है किताबों में मत चार्ज करो बट सीडी के ऊपर चार्ज कर लो, या कुछ भी वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। कि पहले किस पे लग रहा था, कि बुक्स पे लग रहा था, सीडी पे नहीं लग रहा था, तो बुक्स पे नहीं लग रहा था, सीडी पे लग रहा था। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकती है, ठीक है। पहले गवर्नमेंट ने दोनों पे लगा दिया, फिर बाद में देखा कि जनरल प्रैक्टिस तो क्या थी कि बुक्स पे नहीं लगता था, सीडी पे लगता था,
तो गवर्नमेंट फिर नोटिफिकेशन निकाल के कह सकती है हाँ जी सीडी पे लगेगा, बुक्स पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो बात समझ गए। तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू जनरल प्रेवलेंट प्रैक्टिस जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, दोनों बातें। ठीक है, मे लिखा है क्योंकि अब ये वही बात आ गई जो हम पढ़ रहे थे, सेक्शन 11 की बात आ गई, एग्जम्पशन। ठीक है, जो एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 11, ठीक है, ऑफ CGST एक्ट 2017। अब आपको पता ही है दो तरह की एग्जम्पशन है, एक जनरल है, वही बातें दोबारा आ गई है सारी, जनरल है, और दूसरी क्या है, स्पेशल ऑर्डर के द्वारा जो स्पेशल एग्जम्पशन है। जनरल में क्या आता है कि बाय नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये टोटल हो सकती है, पार्शियल हो सकती है, और होती पब्लिक इंटरेस्ट में है। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट हो सकती है, ये कंडीशनल भी हो सकती है। ठीक है, ये ग्रांटेड बाय नोटिफिकेशन है, और जो दूसरी स्पेशल है ये बाय स्पेशल ऑर्डर है। ठीक है, और ये किसकी हो सकती है, गुड्स, और यूजुअली क्या होती है, गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफिक, कि हाँ भी ये गुड्स हैं, आटा है, आटे पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एनी सप्लायर सप्लाइंग दिस नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज कैन एंजॉय दैट एग्जम्पशन। तो यहाँ पे किसी से भेदभाव नहीं हो रहा कि स्कूल को एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है, जो KCC ट्यूटोरियल्स उसको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर ये होता है ऐसे, यहाँ भी स्कूल्स को, कॉलेजेस को एग्जम्पशन है, बस जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको एग्जम्पशन नहीं है। तो ये क्या हो गई, ये स्पेशल एग्जम्पशन होगी। ठीक है, ये सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में आ गई। ठीक है, दिस इज पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक। द गुड्स आर जनरली चार्जेबल बट एग्जम्प्टेड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड हेंस नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन जनरली। तो यानी कि जो सप्लाई ऑफ टीचिंग सर्विसेज है, कोचिंग सर्विसेज हैं, ये टैक्सेबल है, बट यहाँ पे स्कूल्स या कॉलेजेस हैं तो उनको एग्जाम कर दिया गया, उनको एग्जाम कर दिया गया। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट हो सकती है या कंडीशनल हो सकती है, इट मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ठीक है, इफ एब्सोल्यूट द सप्लायर हैज़ टू अवेल इट एंड ही कैन कलेक्ट टैक्स ओनली एट इफेक्टिव रेट, जो हम बात कर रहे थे, इफेक्टिव रेट जो है, ठीक है, जो गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, इफ एब्सोल्यूट द सप्लायर हैज़ टू अवेल इट एंड ही कैन कलेक्ट टैक्स ओनली एट इफेक्टिव रेट्स, नो सच डिस्टिंक्शन, ऐसे यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, नहीं है। ठीक है, इट में बी पार्शल और टोटल। ठीक है, जनरल जो है इट में बी पार्शल और टोटल, और जो स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है, स्पेशल एग्जाम्पशन है, दिस इज ऑलवेज टोटल। ठीक है, एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट इशूज ए नोटिफिकेशन एग्जाम्प्टेड फ्रेश मिल्क फ्रॉम GST। अब जो फ्रेश मिल्क है, ये कोई कंपनी सेल करे या कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटर सेल करे तो सबको एग्जाम्पशन है। ठीक है, सब एग्जाम्प्ट है। ठीक है, दिस अप्लाइज टू ऑल सप्लायर्स ऑफ फ्रेश मिल्क इन इंडिया, इट इज़ एब्सोल्यूट, नो सप्लायर कैन चार्ज GST ऑन फ्रेश मिल्क, कुछ कंडीशनल नहीं है। ठीक है, कोई भी बंदा फ्रेश दूध बेचेगा, मिल्क बेचेगा, वो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, ये एग्जम्पशन जनरल इन नेचर है, नॉट पर्सन स्पेसिफिक। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं कि गवर्नमेंट इशूज ए स्पेशल ऑर्डर। अभी स्पेशल एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया और बोला कि एग्जम्प्टिंग इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट बाय इसरो। ठीक है, जो इसरो है हमारी, इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट बाय इसरो फॉर ए सैटेलाइट प्रोजेक्ट। ठीक है, जो हमारी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको एक नोटिफिकेशन जारी किया उसके रिगार्डिंग कि हाँ भी ये जो कुछ भी इंपोर्ट करेंगे कोई भी इक्विपमेंट, तो इनको एग्जम्पशन है, कोई GST, कोई भी इनको कोई टैक्स नहीं लगने वाला, कोई GST नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, स्पेशल एग्जम्पशन है। नॉर्मली GST वुड बी पेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ सच इक्विपमेंट, बट इसरो गेट स्पेशल एग्जम्पशन ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट। अदर इंपोर्टर्स ऑफ सेम इक्विपमेंट वुड नॉट गेट दिस बेनिफिट। ठीक है, और जो इंपोर्टर्स हैं सेम इक्विपमेंट अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन इशू कर रखा है, स्पेशल ऑर्डर जारी कर रखा है। ठीक है, तो ये जो पुराना वही बात आ गई 1 साल वाली। ठीक है, अगर 1 साल के अंदर कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है विद रिगार्ड टू क्लैरिटी अबाउट इंटरप्रिटेशन या स्कोप ऑफ द सप्लाई, ठीक है, स्कोप ऑफ सच नोटिफिकेशन, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, जो बाद में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन का पार्ट माना जाएगा अगर 1 साल के अंदर इशू किया गया। ठीक है जी, तो आई होप सब समझ आ गया होगा। अभी तक कुछ खास डिस्कस नहीं किया, अभी तक हमने सेक्शन 11 ही प्रॉपर डिस्कस किया अच्छे से। 11 में 2 सेक्शन है, दो सब सेक्शन है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। ठीक है, वो हमने देख लिया कि 1 में क्या है, जनरल एग्जाम्पशन है, वहाँ पे स्पेशल है। जो 1 में है, सबसेक्शन 1 में है, ये क्या है कि एक ये एब्सोल्यूट हो सकती है या कंडीशनल हो सकती है। ठीक है, और जो स्पेशल एग्जाम्पशन है ये दिस इज ऑलवेज, ठीक है, एब्सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशनल नहीं होती। और जो पहले वाली है, ठीक है, मतलब कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताया, ऐसे कैसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताया सबसेक्शन 2 में। और ये टोटल हो सकती है, पार्शल हो सकती है, बट जो स्पेशल वाली है, ठीक है, दिस इज ऑलवेज, ठीक है, टोटल, ये कभी पार्शल नहीं होती। ठीक है जी।
और जो जनरल एग्जाम्पशन है ये गुड्स या सर्विसेज के स्पेसिफिक है, गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफिक है। और जो स्पेशल एग्जाम्पशन है ये पर्सन स्पेसिफिक है, ठीक है, ये पर्सन या पर्पस स्पेसिफिक है, ना कि गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम सप्लाई। क्या है एग्जाम सप्लाई, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट 2017 डिफाइंस एग्जाम सप्लाई एज सप्लाई ऑफ एनी गुड्स or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11 of CGST Act 2017। तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 जो है CGST एक्ट का, ये कहता है कि जो एग्जाम सप्लाई है ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स। तो जो निल रेट ऑफ टैक्स है वो एग्जाम्प्ट हो गया, या जिसको होली एग्जाम्प्ट कर रखा है, जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 11 की बात कर रहे हैं उसके तहत, या अंडर सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट, ठीक है। एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो तीन तरह की सप्लाई जो है वो एग्जाम सप्लाई में आती हैं, ठीक है। तीन तरह की सप्लाई जो है एग्जाम सप्लाई में आती है बेटा। पहला जो क्या है निल रेट, जहाँ पे है निल रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है, पहला जो निल रेट सप्लाई है। दूसरा जो एग्जाम्प्ट है, जो हम बात कर रहे हैं आगे पढ़ने लगे हैं थे सारा कुछ चैप्टर में, कि जो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। अंडर सेक्शन 11 CGST का है और 6 जो है IGST का है, ठीक है। और थर्ड क्या है, जो क्या है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसे कि जो GST के दायरे में ही नहीं आती। आपको याद होगा हम सेक्शन 9 पढ़ रहे थे, सेक्शन 9 क्या था, चार्ज ऑफ टैक्स का, चार्ज ऑफ टैक्स का, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि कुछ सप्लाई जो है GST में नहीं आती, जैसे अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, नेचुरल जो गैस है, ठीक है, ATF हो गया, एयर टर्बाइन फ्यूल हो गया, ये GST के दायरे में नहीं है, ठीक है। तो क्या है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो तीन तरह की सप्लाई एग्जाम सप्लाई है बेटा। एक जो निल रेट वाली सप्लाई है, निल रेट, ये क्या है निल रेट सप्लाई है, ठीक है, जहाँ पे रेट तो है बट निल है, ठीक है। एक जो आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन निकल रखा है अंडर सेक्शन 11, ठीक है, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो टैक्स के GST के दायरे में ही नहीं आती, ठीक है जी। चलिए, कहते हैं दस एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जो समझाया मैंने। एक तो जो गुड्स या सर्विसेज विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, जो निल रेट ऑफ टैक्स है, या फिर सेक्शन 11 या सेक्शन 6 जो है, ठीक है, सेक्शन 11 CGST का, 6 जो है IGST का, उसके तहत सरकार ने एग्जम्प्ट कर रखी है होली या पार्टली जो भी है, ठीक है, सब सेक्शन 1 या 2 में। और जो क्या है कि जो जिसको सप्लाई माना ही नहीं गया, इट इंक्लूड्स गुड्स और सर्विसेज विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ GST। इसमें एग्जाम्पल दी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। इसमें जैसे आपको याद होगा शेड्यूल 3, जो हमने स्कोप ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा था सप्लाई वाला, तो वहाँ पे शेड्यूल 3 था कि कुछ गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जिसको क्या है कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है जीरो रेटेड सप्लाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब निल एक अलग चीज़ है, निल रेट ऑफ सप्लाई अलग चीज़ है, एक है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई ये रेलेवेंट है, ठीक है। अब ये क्या होती है, जो एक्सपोर्ट है या डीम्ड एक्सपोर्ट है, कह सकते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट है। अब डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, काइंड ऑफ ए सप्लाई टू SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं रहता हूँ दिल्ली में, अब दिल्ली SEZ कोई है नहीं वहाँ पे, अब दिल्ली से गुड्स गई, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जैसे बद्दी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक बद्दी एरिया है, ठीक है, उसमें कुछ एरिया डिक्लेयर कर रखा है SEZ। तो दिल्ली से कुछ सप्लाई हुई इस SEZ में गई, उसे हम क्या मानते हैं एक्सपोर्ट, क्या मानते हैं एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में क्या होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट की जितनी भी सप्लाई है तो उसे बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। तो यानी टैक्स तो लगेगा जीरो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, GST लगेगा जीरो, जीरो चार्ज होगा। बट बट यहाँ पे ITC अवेलेबल होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जो जीरो रेटेड सप्लाई है यहाँ पे ITC मिल जाता है। अच्छा, सब आउटपुट टैक्स तो है नहीं,
टैक्स तो लगना नहीं सप्लाई के ऊपर, सेल्स के ऊपर, बट इनपुट जो है उसके ऊपर आईटीसी अवेल हो जाएगा, यानी जो भी टैक्स पे करके आए हो आप इनपुट पे, इसका क्या मिल जाएगा आपको, रिफंड। तो क्या मिल जाता है, रिफंड। दिस इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है कि वो सप्लाई जो एक्सपोर्ट सप्लाई जो है, ठीक है, या डीम्ड एक्सपोर्ट है, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तो जीएसटी तो आउटपुट सप्लाई पे कोई जीएसटी नहीं लग रहा, क्योंकि सप्लाई तो क्या है, जीरो रेटेड है, टैक्स तो लगना नहीं। तो इस पे जो इनपुट यूज़ हुआ है, इस पे जो इनपुट यूज़ हुआ है, इनपुट के ऊपर जो भी जो है आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो सब क्या मिल जाता है बेटा, रिफंड मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। आई होप क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जितना भी आपने आईटीसी पे किया सब क्या मिल जाएगा, रिफंड। हाँ, बाकी के जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो एग्जाम सप्लाई जो होती है, ठीक है, जो जिस पे हम टैक्स क्या लगाते हैं, निल रेट है या एग्जाम्ट है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल है, तो इसमें तो कहते हैं कि देखो सीधी सी बात है, जो भी जीएसटी लगा होगा, जो भी जीएसटी लगा होगा इनपुट के ऊपर, ठीक है, वो नहीं मिलेगा, लैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो कोई जीएसटी, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी, बात ही खत्म, ठीक है। इनके इनपुट के ऊपर, इनके इनपुट के ऊपर जो भी आईटीसी है वो क्लेम नहीं हो सकता। बट यही अगर जीरो रेटेड सप्लाई होती तो वहाँ पे आईटीसी आपको रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम आईटीसी की बात करें, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, जीरो रेटेड सप्लाई एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे आईटीसी मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा यस। तो जीरो रेटेड सप्लाई के अगेंस्ट जो आईटीसी है इनपुट के ऊपर, वो सारा आपको अवेल हो जाएगा, ठीक है। वो सारा का सारा क्या है, आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। वो सारा का सारा क्या आपको आईटीसी क्लेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट कहते हैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट provides that zero rated supply means any of the following supplies of goods or services or both, namely, ठीक है, वो जो समझा रहा था सारा वही है, ध्यान से समझना। तो कहते हैं कि इनमें से कोई भी सप्लाई है, इसे क्या मानेंगे हम, जीरो रेटेड सप्लाई। तो पहला क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो पहला फोकस किसके ऊपर है बेटा, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, पहला फोकस किसके ऊपर आ गया, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट है वो क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई है। एक्सपोर्ट क्या है बेटा, जीरो रेटेड सप्लाई है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, या दोनों हैं, या फिर क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर अनऑथराइज ऑपरेशंस टू ए एसईजेड डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो गया, या सप्लाई किसको कर रहे हो आप, एसईजेड डेवलपर को या एसईजेड यूनिट को। अब एसईजेड डेवलपर क्या होता है, एसईजेड यूनिट क्या है, ठीक है, ये किस में दिया हुआ है आपका, एसईजेड एक आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है, ठीक है, उसमें बताया गया 2005 है शायद, ठीक है। तो उसमें आप समझिए कि एसईजेड डेवलपर क्या है, एसईजेड डेवलपर कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, या सरकार खुद भी एसईजेड डेवलप कर सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक बड़ी जो कंपनी है वो डेवलप कर सकती है, या गवर्नमेंट खुद डेवलपर हो सकती है, स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जैसे। तो यूनिट तो होता है कि वहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, वहाँ पे जो भी कंपनीज हैं वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एसईजेड यूनिट्स, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर ऑथराइज ऑपरेशंस टू ए एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या एसईजेड यूनिट्स, ठीक है, यूनिट या डेवलपर को आप कर रहे हो। तो क्लियर हो गया। तो जीरो रेटेड सप्लाई में क्या आ गया, एक तो एक्सपोर्ट आ गया, दूसरा मैं समझा रहा था आपको, ठीक है, जो सप्लाई किसको जा रही है, सप्लाई टू, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। तो सप्लाई तो गुड्स या सर्विस की ही होगी, या गुड्स की डेफिनेशन में है सर्विस की, अगर दोनों ही नहीं है तो जीएसटी कहाँ लग जाएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है किसको, एसईजेड डेवलपर को या एसईजेड यूनिट को, एसईजेड डेवलपर को या एसईजेड यूनिट को होगा, तब क्या मानेंगे हम, ये एक्सपोर्ट मानते हैं एक तरह का, तो इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, हमारा जो जीरो रेटेड सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई। तो कहते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 क्रेडिट ऑफ आईटीसी में भी अवेल, जो बता रहा हूँ इसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल होता है, इसके अगेंस्ट जो भी इनपुट है, ठीक है, वो क्या है, आईटीसी अवेलेबल है, यानी इसका मैंने समझाया आपको, वो क्या हो जाता है, रिफंड, ठीक है। आईटीसी क्या हो जाता है आपको, सेक्शन 54 में रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो या एसईजेड डेवलपर को या एसईजेड यूनिट को सप्लाई करते हो, उसमें जो भी इनपुट आपका है,
ठीक है, वो सब क्या हो जाता है, रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स मे बी अवेल्ड फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच सप्लाई मे बी एन एग्जाम सप्लाई। ठीक है, तो बेसिक काइंड ऑफ एग्जाम सप्लाई है, बट इस पर जो भी इनपुट है वो सारा मिल जाएगा आपको। इट मीन्स दैट इवन दो वन इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे आउटपुट टैक्स ऑन जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई जो एक्सपोर्ट है या एसिड डेवलपर या यूनिट को सप्लाई है, उसके ऊपर आउटपुट टैक्स तो कुछ भी नहीं है, यानी जो सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर आप कोई टैक्स नहीं लगा रहे, और इसमें जो इनपुट है वो सारा आपको रिफंड हो जाएगा। इसके ऊपर इनपुट के ऊपर जो भी टैक्स है आप पे करके आए वो सब आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है, द सप्लायर इज एलिजिबल टू अवेल ITC in respect of such supply, provides that a registered person making zero rated supply shall be eligible to claim refund। मैं बता रहा हूँ रिफंड हो जाता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 54 जो भी आपका ITC है, ठीक है, तो विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, आप देखो सब आउटपुट पे आपका कुछ है ही नहीं, तो आउटवर्ड सप्लाई आप कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर कोई आउटपुट टैक्स नहीं है, ना IGST, ना CGST, ना SGST, ना कोई UTGST। ठीक है, बट जो आपका इनपुट है वो सब आपको रिफंड हो जाता है अंडर सेक्शन 54। ठीक है, ये रीड कर लेना। हावर एक कंडीशन हैज़ बिन इम्पोज दैट रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स शैल इन केस ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, ये थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, यह फेमा की बात आ रही है, तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए जो आपने गुड्स सप्लाई की हैं, एक्सपोर्ट की हैं, उसका पैसा ही नहीं आता, ठीक है, तो बी लायबल टू डिपॉजिट द रिफंड सो रिसीव्ड अंडर दिस सबसेक्शन अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 ऑफ द CGST Act 2017 within 30 days after the expiry of time limit prescribed under FEMA for the receipt of foreign exchange remittance। कहना क्या चाहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ये बात है काइंड ऑफ। ठीक है, अब फेमा देखो जो लाया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, अब मेन मकसद क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है, रेगुलेट करना, उसको मैनेज करना। अब देखिए गवर्नमेंट का जो पर्पस होता है ये कहता है कि चलो एक्सपोर्ट करो, अच्छी बात है। तो क्या है कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, प्लस देश में हमारे क्या फॉरेन करेंसी आती है। अब कहते हैं फॉरेन करेंसी ही नहीं आई, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, पैसा तो आ ही नहीं रहा। तो जो भी फेमा के तहत, जो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है कि इतने टाइम में पैसा बाहर से आ जाना चाहिए, तो उस टाइम में पैसा तो वापस आ नहीं रहा। ठीक है, तो कहते हैं फिर नेक्स्ट 30 दिन के अंदर जो भी आपने ITC आपने रिफंड क्लेम किया था, ठीक है, इस आउटवर्ड सप्लाई के अगेंस्ट, वो आपको सारा सरकार को वापस देना पड़ेगा, ब्याज समेत, विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल है, आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट में जो सप्लाई जो थी उसके अंदर जो भी इनपुट था आपने उसका ITC क्लेम कर लिया, रिफंड क्लेम कर लिया। ठीक है, और सरकार कहती है कि देखो फेमा के तहत जो भी आपको टाइमलाइन दी गई थी, तो आपने उस टाइमलाइन के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आनी थी अगेंस्ट एक्सपोर्ट, आपने वो रियलाइज़ नहीं की। अब आप क्या करो, जो आपने रिफंड क्लेम किया था ITC का, वो सरकार को वापस दो विद ब्याज, विद सूद, विद इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए केस लो है एक। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कहते हैं कि अकोमोडेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं SEZ यूनिट्स को, वो क्या होती हैं, एग्जम्प्ट होती हैं, उसके ऊपर कोई GST नहीं लगता। ठीक है, केस है कार्नेशन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, 2019 का केस है, GST AAR। ठीक है, कर्नाटका। अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू SEZ यूनिट्स आर टू बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है, तो आपके जो SEZ यूनिट्स हैं उसको आप कोई, उनका जो स्टाफ वगैरह है, ठीक है, उनको अकोमोडेशन सर्विसेज देते हो, तो वो क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई है। ठीक है, द एप्लीकेंट हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन न्यू दिल्ली proposed to operate hotels and rent out the rooms to employees of SEZ units sought advance ruling whether such accommodation services rendered by the applicant to SEZ units can be treated as zero rate supplies under GST। तो यानी अब दिल्ली में तो कोई SEZ है नहीं। ठीक है, अब दिल्ली जो SEZ यूनिट था उसका जो स्टाफ था वो दिल्ली के किसी होटल में ठहरा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जीरो, इसका जब बिल जनरेट होने लगा, उन्होंने कहा कि जो हमारी कंपनी है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक यूनिट है, इसके ऊपर GST नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर एक काइंड ऑफ एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो अंडर GST सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोर्ड टू द SEZ डेवलपर या यूनिट आर ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाईज। तो इसे क्या मानना चाहिए, जीरो रेटेड सप्लाई। सप्लाई टू SEZ डेवलपर या यूनिट्स शैल बी ट्रीटेड एज सच ओनली इफ दोज आर यूज्ड टुवर्ड्स ऑथराइज्ड ऑपरेशंस बाय SEZ। ठीक है, तो कहते हैं सप्लाई टू SEZ डेवलपर यूनिट्स शैल बी ट्रीटेड एज सच सप्लाई
ओनली इफ दोज आर यूज टुवर्ड्स ऑथराइज ऑपरेशन बाय एसीडेट। पर ध्यान ये रखना है कि जो भी सप्लाई दी जा रही है तो क्या उसका इस्तेमाल जो ऑथराइज्ड ऑपरेशन है एसीडेट यूनिट में या डेवलपर में वहीं पे हो रहा है। GST AAR Karnataka held that if the hotels and accommodation services received by SEZ developer unit for authorized operations as endorsed by the specified officer of the zone, the benefit of zero rated supply shall be available to the supplier. Therefore, accommodation services supplied by the applicant to the SEZ units are to be treated as zero rated supply. तो सिंपल सी बात है, अगर जो भी देखो जो स्टाफ था वहाँ रुका हुआ था तो किस काम के लिए रुका हुआ था कि यहाँ पे जो ऑथराइज ऑपरेशन हैं SEZ में वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो जो भी इनको अकोमोडेशन सर्विसेज दी जा रही थी ओबियसली वो क्या थी, एक ठीक है वो जीरो रेट सप्लाई थी। ठीक है, तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगना था। सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, समझा भी चुका हूँ मैं। अब कहते हैं ये नील रेटेड एग्जम्प्ट जीरो रेटेड सप्लाई और नॉन GST सप्लाई में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम जीरो रेटेड कर लेते हैं जो भी हमने डिस्कस किया है। तो जीरो रेटेड सप्लाई तो क्या है, जो एक्सपोर्ट है ठीक है, ये क्या है, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट हो गया या सप्लाई मेड टू एसीजेड यूनिट्स या डेवलपर। ठीक है, तो ITC यहाँ पे मिलता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ITC जो है मिलता है अंडर सेक्शन 54, रिफंड हो जाता है बाकायदा। ठीक है, और जो नॉन GST सप्लाई है, ठीक है, तो ये क्या है, जो गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जो GST लगना ही नहीं है। ठीक है, GST के दायरे में नहीं है। अभी हमने एग्जांपल दी थी, जो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, पेट्रोल है, डीजल है, एयर टर्बाइन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, तो ये GST के दायरे में ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन GST सप्लाई। दीज सप्लाईज डू नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ GST लॉ। ITC कैन नॉट बी अवेल्ड। ITC तो सिर्फ एक में ही है। ITC तो बेटा किसमें, केवल और केवल जीरो रेटेड सप्लाई में है, और ITC कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन GST सप्लाई होगी। एग्जाम तो हम बात कर चुके हैं, जो सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट 2017 या सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट 2017 में एग्जाम्पशन ग्रांट की गई है। ठीक है, तो वो होती है एग्जाम सप्लाई। देयर इज सप्लाई विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स और विच आर स्पेसिफिकली एग्जाम फ्रॉम GST टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो अब एक तो क्या हो गया, जो सेक्शन 11 में है, ठीक है, वो तो क्या है, सेक्शन 11 है CGST एक्ट का, या सेक्शन 6 है किसका, IGST एक्ट का। ठीक है, तो वो क्या है जिसमें एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जारी किया है, वो क्या हो गया बेटा, एग्जाम सप्लाई। उसके अलावा कहते हैं कि देखिए जो निल रेटेड सप्लाई है या नॉन GST सप्लाई है, ये भी किसके दायरे में आती है, एग्जाम सप्लाई के दायरे में आती है। तो एग्जाम सप्लाई इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है निल रेट। तो कहते हैं कि जहाँ पे रेट ही कितना डिक्लेयर कर रखा है, निल, यानी कि रेट ऑफ 0% GST, तो ITC कैन नॉट बी अवेल्ड। तो ITC कैन बी अवेल्ड ओनली इन वन केस, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई में ही क्या है, ITC अवेल किया जा सकता है, नॉट इन एनी अदर एग्जाम सप्लाई। तो एग्जाम सप्लाई की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, ठीक है, तो उसमें 3 तरह की सप्लाई हैं। एक जिसको बाय नोटिफिकेशन एग्जाम किया हुआ है या ऑर्डर एग्जाम किया हुआ है अंडर सेक्शन 11, या फिर क्या है जो निल रेट सप्लाई है। ठीक है, निल रेट सप्लाई है, या जो नॉन लेविएबल सप्लाई है जिसके ऊपर GST लगना ही नहीं है, वो गुड्स या सर्विसेज जो GST के दायरे से ही बाहर है। ठीक है ना। चलिए, एक इलस्ट्रेशन है, ये आपने खुद से पढ़नी है, ये सेल्फ स्टडी है। ठीक है, ये सेल्फ है। ठीक है, ये सेल्फ से देख लेना आपने, सिंपल है, रीडिंग कर लेना बस, कुछ खास रेलिवेंट नहीं है इतनी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बहुत रेलिवेंट है अब जो हम पढ़ने लगे हैं। अभी तो चलो मजाक चल रहा था, बेसिक बेसिक बातें थी, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जाम्पशन होती क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पशन होती क्या है, एग्जाम्पशन सरकार कैसे ग्रांट करती है, अभी तक तो बेटा वही डिस्कशन चल रही थी। ठीक है, अब स्टार्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन निकाले हुए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पशंस हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज जो एग्जाम कर रखी हैं, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। ठीक, गवर्नमेंट ने जो एग्जाम्पशन कर दे रखी है अंडर CGST एंड IGST एक्ट। अब देखो SGST एक्ट तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाता है उसमें, जिन जहाँ CGST लग रहा है वहाँ SGST तो लग ही जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब एक एक चीज़ में ध्यान से डिस्कस करता जाऊँगा, आपने सुनते जाना है। ठीक है, आप इसके जो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सब समझ लग जाएगा अभी कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से ये चैप्टर आगे पढ़ लोगे साथ साथ,
ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चैप्टर बहुत आसान है क्योंकि इसमें सारा क्या है कि आपकी माइंड गेम है। ठीक है, इसमें लर्निंग है सारी की सारी। ध्यान से सुन लिया, दिमाग में बैठ गया तो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, देखते पता लग जाएगा क्या एग्जाम है क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो आएंगे 4-5 मार्क्स के तो वहाँ तो सीधा पूछते हैं भी ये 5 आइटम्स हैं, बताओ जिसमें से टैक्सेबल सप्लाई कितनी है या एग्जाम्ड कितनी है। तो अगर आपको याद आ गया भी ये तो एग्जाम्ड था तो आप लिख दोगे ये तो एग्जाम्ड है, अभी ये कारण है इसका। नहीं याद है तो नंबर गया। ठीक है, सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और सेक्शन 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़। अब कहते हैं जैसे कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो हैं, ठीक है, सर्विसेज देते हैं, ठीक है, बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़, तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया सीरियल नंबर 1 नोटिफिकेशन का। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है वो चलते चलाती बेच दी। एक तो होता है कि आपने जैसे हमारा बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस में हम कुछ पहले सम अलग अलग करके बेचा। ठीक है, जो ब्रांड है अलग बेचा, सामान अलग बेचा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग बेची, मूवेबल अलग बेची। ठीक है, कि बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न सेल कर दिया आपने, चलता चलाया बिजनेस आगे सेल कर दिया किसी कंपनी को। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसफर हो गया एज ए गोइंग कंसर्न, एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो ये क्या है, सारा का सारा क्या है, तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है, अब बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न है, हो सकता है सारा का सारा बेचो, और एन इंडिपेंडेंट पार्ट, 4 यूनिट है, 1 यूनिट आपने सेल कर दिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या है, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना इसको। ठीक है, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। ये बाद में भी आएगा ये पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कहते हैं इसमें से क्या नहीं आएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है अभी तो। ठीक है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जहाँ पे क्या है, सब सर्विसेज भी हैं और गुड्स भी हैं, वो भी इसमें कवर नहीं है। तो प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, खाली सर्विसेज दी जा रही हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को लाइक चंडीगढ़, लोकल अथॉरिटी को, ठीक है, लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, या बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन entrusted to a panchayat under Article 243G of the Constitution or in relation to the any function entrusted to municipality under Article 243W of the Constitution। तो कह रहे हैं कि खाली सर्विसेज दी जा रही हैं, प्योर सर्विसेज दी जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को या किसी लोकल अथॉरिटी को। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज दी जा रही हैं, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू ए पंचायत। अब संविधान के तहत जो पंचायत को फंक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, 2 आर्टिकल बता दिए, आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W। तो सब जो पंचायत को एक फंक्शन दिए जाते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वही सेम काइंड ऑफ सर्विसेज किसको कौन दे रहा है किसको। ठीक है, एक कोई भी एक प्राइवेट एक इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट एक कंपनी है मान लीजिए, तो सर्विसेज किसको दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे साफ सफाई के ठेके होते हैं, साफ सफाई के ठेके हैं। ठीक है, अब एक प्राइवेट एक कंपनी है, तो उसने ठेका लिया है कि यहाँ पे सारी सफाई हम करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। ठीक है, तो एक तरह से वो सर्विसेज दे रहे हैं किसको, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। ठीक है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स। अब जो हम बात कर रहे थे, जैसे उन्होंने बोला, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये कंपोजिट सप्लाई कैसे, सड़क बना के देनी है, प्राइवेट एक ठेकेदार है, उसने कहा कि हम सड़क बना के देंगे। अब सड़क बनाने में सामान भी लगेगा और सर्विसेज भी हैं। ठीक है, सामान भी लगेगा और लेबर भी बहुत लगनी है। ठीक है, तो कहते हैं अगर जो कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स हैं एंड सर्विसेज इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स constitute not more than 25% of the value of the said composite supply provided to the CG, SG, UT और local authority by way of an activity। ठीक है, सेम वही वर्डिंग आ गई 243G, ठीक है, और 243W। ठीक है, तो मान लीजिए सेम चीज़ है, यहाँ पे तो केवल क्या था, प्योर सर्विसेज था, क्या था, प्योर सर्विसेज। मान लो प्योर सर्विसेज नहीं है, ठीक है, कंपोजिट सप्लाई है जिसमें सर्विसेज भी हैं गुड्स भी हैं। ठीक है, सेम देखो सिचुएशन सेम ही है, सेम डिट्टो वर्डिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये सब्सिक्वेंट, ये पहले 3 था फिर 3A साथ में ऐड हो गया नोटिफिकेशन। ठीक है, एंट्री नंबर।
ठीक है, इस नोटिफिकेशन की जो एंट्री है पहले 3 थी, फिर 3A साथ में ऐड कर दी बाद में। तो कहते हैं कि देखो जहाँ पे प्योर सर्विसेज है, प्योर सर्विसेज हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, यूटी, और जो एक पंचायत देती है, जो एक पंचायत देती है अंडर आर्टिकल 243G और W, ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, बाय ए प्राइवेट, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी वगैरह, सीजी को, एसजी को, यूटी को, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को, तो एग्जाम्प्ट है। अगर ये प्योर सर्विसेज ना हो के ये कंपोजिट सप्लाई हो जाए, जिसमें सर्विसेज भी हैं प्लस गुड्स भी हैं, और जिसमें गुड्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है टोटल सप्लाई का 25% तक, तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर गुड्स की जो वैल्यू है वो मोर देन 25% हो गई, तो ये जो कंपोजिट सप्लाई है यहाँ पे जीएसटी लगेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने ली थी, जैसे मान लीजिए रोड बनाने का ठेका लिया है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, अब रोड में सामान भी लगेगा और क्या है, लेबर भी है, ठीक है, सामान जो लग रहा है अगर मोर देन 25% ऑफ टोटल सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर ये लेस देन 25% है तो जीएसटी नहीं लगेगा, तो ये रेलिवेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ, अगर ये सर्विसेज दी जा रही है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, पानी की हो गया, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखो पहली बात तो जीएसटी सरकार को लगाएंगे, ठीक है, सरकार से लेंगे, सरकार को देंगे, तो यूजुअली जो सरकारी सर्विसेज हैं उसके ऊपर जीएसटी थोड़ा खत्म किया गया है। ठीक है, तो कहते हैं वाटर सप्लाई है, अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, सप्लाई दे रहा है किसको, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को सप्लाई देता है, ठीक, किस तरह की जो बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, तो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन कंजर्वेंसी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, स्लम इम्प्रूवमेंट अपग्रेडेशन, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये बेसिक्स हैं बेटा। ठीक है, सर्विसेज जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत रिलेवेंट है, जो रूटीनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। सर्विसेज बाय, बट आप ध्यान से समझते जाइए, कुछ नहीं बता, कुछ नया पूछ ले एक आधा पॉइंट। ठीक है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी in relation to any function entrusted to a municipality under Article 2W3W 243W of the Constitution। क्या बोलते हैं, कहते हैं कि देखो अभी तक तो क्या था, गवर्नमेंट को हम सप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट अथॉरिटी को सप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे कहते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटी सप्लाई कर रही है। ठीक है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन entrusted to municipality under Article 243W ऑफ द Constitution। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जो प्रोवाइड कौन करता है, ठीक है, एक म्यूनसिपैलिटी प्रोवाइड करती है अंडर आर्टिकल 243W। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय ए गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्ट टू ए पंचायत। ठीक है, अब जो एक पंचायत फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, 243G, तो याद रखिएगा एक 243W हो गया, एक 243G हो गया, दोनों सेम वर्डिंग होगी सारी की सारी। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे था जो म्यूनसिपैलिटी जो फंक्शन परफॉर्म करती थी, अगर गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो भी एग्जाम्प्ट है। अगर जो एक पंचायत परफॉर्म करती है, अगर एक फंक्शन जो पंचायत परफॉर्म करती है, अगर उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी परफॉर्म कर रही है, वो भी एग्जाम्पशन ही है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विसेज बाय सीजी, एसजी, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कहते हैं कि देखो अगर कोई भी सर्विसेज दी जा रही हैं सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, यूटी या किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, तो वो एग्जाम्प्ट है, बट एक्सक्लूडिंग, ये इनको छोड़ दीजिए चार को। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन इंडियन रेलवेज। ठीक है, जो पोस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट है या इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री है, तो उनके द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एनी एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंग्स ऑफ ए पोर्ट और एयरपोर्ट, transport of goods or passengers, any services other than services covered under entries A to C above provided to the business entities। ठीक है, अब कहते हैं कि देखो अब कोई भी सर्विसेज, कोई भी सर्विस जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, यूटी दे रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट कहते हैं कि देखो अगर कोई सर्विस कौन दे रहा है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है या जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक है, वो किसी को सर्विस देती हैं,
ठीक है, तो वो इस एंट्री के अंदर नहीं कवर्ड। ठीक है, और दूसरा जो कहते हैं सर्विसेज दी जा रही है इन रिलेशन टू द कोई एयरक्राफ्ट या वेसल या इनसाइड और आउटसाइड प्रोसिंग्स ऑफ पोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, पोर्ट और एयरपोर्ट। ठीक है, तो वो इसमें कवर नहीं हो रहा। और जो सर्विसेज दी जा रही हैं सेंट्रल स्टेट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा या यूटी के द्वारा, अगर वो क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, तो इसमें कवर नहीं हो रहा। और कोई और सर्विसेज जो किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की गई है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नोट है एक, अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री एंड पुलिस मैसेज to their personnel or to any other business entities are exempt from GST if such messes qualify as services provided by the government। अब कहते हैं कि देखो, अब जो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, पैरामिलिट्री है या पुलिस फोर्स है, ठीक है, वो अपने जो पर्सनल अपने जो उनके लोग काम करते हैं, ठीक है, अपने जो उनका जो ठीक है जो लोग काम करते हैं उनके पास, उनको जो अकोमोडेशन सर्विसेज दी जाती हैं वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट turnover of to such amount in the preceding financial year as it makes it eligible for exemption from restriction under CGST Act 2017। बड़ा अच्छा पॉइंट है, कहते हैं कि देखो, अगर पहले बात तो हम ये कर रहे हैं कि हाँ भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी है या लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, ये अगर सर्विसेज देती हैं, ठीक है, किसी को भी, तो कहते हैं वो एग्जम्प्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, एग्जम्प्ट है। पर ये चीज़ें एक्सक्लूड कर दी उन लोगों ने। ठीक है, एक्सक्लूड कर दी। बट कहते हैं कि देखो, अगर कहते हैं कि देखो सर्विस दी गई हैं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूटी के द्वारा या लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी बिजनेस एंटिटी को, उस बिजनेस एंटिटी की एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, जो एग्जम्पशन लिमिट है उसके तक ही है, उससे नीचे ही है, यानी कि तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन है, प्रोविजंस ऑफ दिस एंट्री शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू सर्विसेज। अब वो जो चार बातें कर रहे हैं उसके ऊपर वो, ठीक है, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ठीक है, ये बातें कर रहे थे हम। ठीक है जी, तीन ये वाली बातें थी, इसको हमने, ठीक है, यहाँ भी अप्लाई कर दिया। बट ये जो पॉइंट नंबर डी था, ठीक है, ये हमारे यहाँ कवर हो गया। ठीक है, यहाँ कवर हो गया इस पॉइंट में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। और सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस पर यहाँ पे भी एग्जम्पशन नहीं मिलती। ठीक है, तो चार केस अभी भी आ रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजी एसजी यूटी लोकल अथॉरिटी टू अनदर सीजी एसजी। ठीक है, यूटी और लोकल अथॉरिटी, जैसे सीजी स्टेट को दे रही है, स्टेट सीजी को दे रही है, यूटी किसी और यूटी को, यूटी किसी स्टेट या सीजी को, ऐसा। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे क्या एग्जाम्पशन मिलेगी, और एग्जाम्पशन कहाँ अप्लाई नहीं होती। ठीक है, भाई तीन केस हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सिंपल वही बात चल रही है। ठीक है, फिर है जी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सी जी एस जी यूटी और लोकल अथॉरिटी, फिर कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 5000। ठीक है, अगर कहते हैं कि सी जी एस जी लोकल अथॉरिटी या यूटी को सर्विस दे रही है, अगर सर्विस की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 5000 तक है, तो वहाँ पे जीएसटी लगना ही नहीं है। पर सेम वही है कहाँ, और ये एग्जम्पशन कहाँ अप्लाई नहीं होती। ठीक है, वो तीन केसेस सेम हो गए। तो याद रखिएगा नोट, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है, जो लगातार चल रही है, जैसे ब्रॉडबैंड का बिल है, ठीक है, हर मंथली आई जा रहा है। एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ओनली इफ द टोटल चार्जेस इन ए फाइनेंशियल ईयर डू नॉट एक्सीड 5000। ठीक है, तो कहते हैं जो 5000 की वैल्यू है कॉन्टिन्यूस जो सर्विस दी जा रही है, तो वहाँ पे कब किसके लिए देखनी है, पूरे साल की देखनी है, पूरे साल में 5000 देखना है, अगर क्या है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है जी, नेक्स्ट बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एंट्री 9A, तो ये पुराना है, ये रेलेवेंट नहीं है, पुराना, ठीक है, पुरानी बातें कर रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा। ठीक है, फीफा क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनली दी फुटबॉल द एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन एंड इट्स सब्सिडरीज directly or indirectly related to the any of the events under FIFA under 17 World Cup 2017 to be hosted in India, provided that Director Sports Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA under 17 World Cup 2017
ठीक है, 2017 की बात है जिस समय ये आया था जीएसटी। और नेक्स्ट भी ऐसे ही है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा, ठीक है, सेम वही, एंड इट्स सब्सिडीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली related to any of the events under FIFA under 17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India, ठीक है, whenever rescheduled, ठीक है। अब बीच में होना था, उसके बाद जब भी रीशेड्यूल होगा हुआ, उसके बाद जब भी, ठीक है, होगा नहीं, हो चुका है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, सेम वे वर्डिंग, ठीक है। तो यानी कि ये फीफा वाला जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, इनको दी जा रही है, ये दे रहे हैं सर्विसेज, ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये से क्वेश्चन पूछे नहीं गए, ना ही कोई चांसेस ऐसा पूछा जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एंड सब्सिडरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर, ठीक है, AFC वीमेंस एशिया कप 2022 टू बी होस्टेड इन इंडिया। आप देखो ये भी निकल गया टाइम। प्रोवाइडेड दैट, सेम वर्डिंग वही। नेक्स्ट ध्यान से समझना, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांसलेट कार्गो तो नेपाल एंड भूटान लैंडलॉक्ड कंट्रीज, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, एसोसिएटेड है किससे, ट्रांसलेट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान लैंडलॉक्ड कंट्रीज के साथ जुड़ी हुई जो है ट्रांसलेट कार्गो, तो वो एक्सम्प्ट है। फिर है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी। अब एक गवर्नमेंट एंटिटी जैसे लाइक BSNL है, MTNL है, ठीक है, बाय ए गवर्नमेंट एंटिटी टू द CG SG UT लोकल अथॉरिटी और एनी पर्सन स्पेसिफाइड बाय CG SG और UT और लोकल अथॉरिटी अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीट फ्रॉम CG SG UT और लोकल अथॉरिटी इन फॉर्म ऑफ ग्रांट, इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रांट, ठीक है। तो कहते हैं जो सर्विसेज दी जा रही हैं बाय द गवर्नमेंट एंटिटी, कि कोई गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दे रही है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट को, सेंटर को या स्टेट को या लोकल अथॉरिटी को या UT को, ठीक है। और ये सर्विसेज जो दी जा रही है अगेंस्ट कंसिडरेशन दी जा रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, ठीक है। यानी कि सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट या UT हो गया या लोकल अथॉरिटी ग्रांट दे रही है, तो ग्रांट के बदले में क्या है कि वो जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो सर्विसेज दे रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या देती है, जो MTNL है या BSNL है उनको ग्रांट देती है। अब उस ग्रांट के बदले वो BSNL या MTNL सरकार को सर्विसेज दे रही है, तो एग्जम्प्ट है। अगला बहुत सिंपल है, इजी है, ठीक है। सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम रन बाय CG SG और बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और सेक्शन 12AB of Income Tax Act 1961 to its residents age 60 years or more against consideration up to 25,000 per month per member, provided that the consideration charge is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance। क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि देखो जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई एंटिटी है रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB, ठीक है, यानी कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये कोई ओल्ड एज होम सर्विसेज दे रहे हैं, ओल्ड एज यानी कि जो बुजुर्गों के रहने की जगह होती है, ठीक है, ओल्ड एज होम सर्विसेज दे रहे हैं। और जो चार्जेस हो रहे हैं, चार्जेस लिए जा रहे हैं वो मैक्सिमम 25,000 पर मंथ है, ठीक है, पर बंदे से, पर मेंबर से मैक्सिमम 25,000 तक चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट कंसिडरेशन चार्जेस इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस, सब कुछ उनको घर से लाने का, कहीं लेके जाने का, ठीक है, रहने का, खाने पीने का खर्चा मैक्सिमम कितना है, 25,000 है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 25,000 तक क्या है, एग्जम्प्ट है। कि ज़्यादा लेंगे तो फिर GST लगेगा। सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज टू इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उसकी टिकट लेते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट्स यानी कि, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है यानी इंडियन रेलवे, तो इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स, वेटिंग रूम्स, क्लोक रूम्स जहाँ सामान रखते हैं हम, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, तो ये सब क्या है, GST के दायरे में नहीं है, ठीक है। क्लोक रूम सर्विसेज हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म की टिकट लेते हैं हम, ठीक है, सामान रखना होता है, क्लोक रूम सर्विसेज हो गया जहाँ पे नहा धो लिया, सामान रख लिया। और जो बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज हैं उसके ऊपर GST नहीं है। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन जोन डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज टू अनदर जोन डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, यानी कि एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक डिवीज़न या जोन किसी और डिवीज़न या जोन को सर्विसेज देती हैं, यानी कि रेलवे की ही दो डिवीजन्स हैं, रेलवे के ही दो जोन्स हैं, आपस में किसी एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं, तो एग्जम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको मैंने शॉर्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, कहते हैं कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है, लेट रेलवेज यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर दे बिल्ड फॉर ए फी एंड रेलवे मेंटेन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर SPV
ऑल्सो फॉर ए फी, तो ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इंडियन रेलवे ने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया, अब वो स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, तो उस अपना जो, ठीक है, रेलवे को अलाउ करता है कि हाँ भी जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसको आप यूज़ कीजिए। ठीक है, वो स्पेशल पर्पस व्हीकल ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वो रेलवे को यूज़ करने के लिए ले रहा है। अब रेलवे, ठीक है, उसको उसके लिए पैसे पे कर रही है, ठीक है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है उसको, ठीक है, उसकी फ़ीस चार्ज करती है, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे चार्ज करता है मान लो, और रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे चार्ज करती है उनसे, तो दोनों आपस में क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम के लिए काफ़ी काफ़ी रिलेवेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। ठीक है, यही है, हाँ जी। ठीक है, अब क्या है इसमें, सबसे एक्चुअली इसमें है क्या, जैसे ना एक सिंगल यूनिट होता है, रेजिडेंशियल यूनिट होता है। ठीक है, तो जैसे अब इनकी स्कीम्स है सरकारी, एक हो गया जैसे ऑल अर्बन मिशन है, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत कोई भी घर बनता है, इसका कंस्ट्रक्शन होती है, रिकंस्ट्रक्शन होती है, रिनोवेशन होती है, वो सब सर्विसेज जो है वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो कहते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर है, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि सामान साथ में है कि यहाँ भी सब आपको कंस्ट्रक्शन करके देंगे फुल फ्लेज, ठीक है, वो नहीं है, खाली प्योर लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, प्योर लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, कहते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन और अल्ट्रेशन ऑफ ए सिविल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑफ ए सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स pertaining to the beneficiary led individual house construction or enhancement under the housing for all urban mission, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है या हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन है, उसके तहत क्या है, ठीक है, घर की आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, रेनोवेशन करवा रहे हो, कमीशनिंग, इरेक्शन जो भी है, ठीक है, तो खाली सर्विसेज जो है वो सब एग्जम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर कहते हैं कि सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज by way of construction, erection, commissioning or installation of infrastructure or extending electricity distribution network up to the tubewell of the farmer or agriculturist for agriculture use। ठीक है, तो खेती बाड़ी यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती हैं वहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफार्मर लगाना, तारें बिछाना वहाँ पे, ठीक है, वो सब क्या है, एग्जम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अब ये जो घर थे, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना थी या ऑल अर्बन मिशन था सरकार का, ठीक है, उसके तहत जो भी क्या है कि लेबर सर्विसेज दी गई थी, प्योर लेबर सर्विसेज दी गई थी, वो एग्जाम थी, कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, रेनोवेशन था, रिकंस्ट्रक्शन था, वो सब एग्जाम था। अगला है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपना घर बनवाना है, मैं एक आम इंडिविजुअल हूँ, मैंने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो घर की कंस्ट्रक्शन में किससे करवा रहा हूँ, किसी ठेकेदार को दे दिया मैंने, सामान मैंने ला के दिया, लेबर वो दे रहा है, तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो एग्जाम्प्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, इरेक्शन है, कमीशनिंग है, इंस्टॉलेशन है ऑफ ओरिजिनल वर्क्स परटेनिंग टू ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए फ्लैट वगैरह होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, जैसे फ्लैट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 5% जीएसटी लग जाता है, 5% जीएसटी लगता है फ्लैट्स वगैरह पे। अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट्स होते हैं, जो जीएसटी कितना लग जाता है बेटा, 5%। अफोर्डेबल जो यूनिट्स होते हैं उस पर शायद 1% है, नॉर्मल पे अदर देन अफोर्डेबल है उस पर 5% जीएसटी है। ठीक है, तो कहते हैं कि देखो, अगर जैसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं, फ्लैट वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ तो जीएसटी लगेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन पे लग जाएगा, ठीक है, 5%। ठीक है, बट अगर आपने खाली एक घर बनवा रहे हो, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है, क्या है, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है, आप एक घर बनवा रहे हो, अपना सिर्फ अपना एक घर बनवा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या लेते हो, प्योर लेबर सर्विसेज लेते हो, प्योर लेबर सर्विसेज ले रहे हो किसी से, ठीक है, तो ये क्या है, एग्जम्प्ट है, तो प्योर लेबर सर्विसेज हैं, ये क्या बेटा, एग्जम्प्ट। ठीक है जी, ये कहते हैं कि सेक्शन 11, सॉरी, एंट्री 11A, सबसे प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स, ये आपको पता ही है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है,
ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, डिपो नहीं तो राशन के डिपो होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स। तो वो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो भी है, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है सरकार की, जिसके तहत क्या है कि लोगों को आटा है, चावल है, दाल है, ठीक है, तो वो बांटा जाता है। तो ये क्या है कि अब जो ये फेयर प्राइस शॉप सर्विसेज हैं, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रही हैं, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, जीएसटी से एग्जाम्प्ट नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, kerosene, sugar, edible oil, etc. under public distribution system against consideration in the form of commission और margin, तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर लिविंग पर्पसेज इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। याद रखिएगा, ठीक है, जैसे हम घर रहने के लिए खरीदते हैं, लेते हैं, सॉरी, ठीक है, मान लो मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक है, तो रेजिडेंशियल जो यूनिट है मैंने किराए पे ले रखा है, तो कोई उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर लिविंग पर्पसेज जो है, ठीक है, ये क्या एग्जाम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी, बट याद रखिएगा एग्जाम्पशन कहाँ नहीं है। इफ हाउस इज रेंटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी देन जीएसटी इज एप्लीकेबल। अगर जो, ठीक है, सर्विस रिसिपिएंट है, जो ये रेजिडेंशियल यूनिट ले रखा है किराए पे, ठीक है, जो किराए पे ले रखा है वो खुद क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो जीएसटी लगेगा। बट एक्सेप्शन है इसकी, ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, इवन इफ द टेनेंट इज ए रजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम्पशन फिर भी मिलेगी अगर ही इज ए प्रोप्राइटर ऑफ ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ठीक है, एंड ही रेंट्स द हाउस इन हिज पर्सनल कैपेसिटी टू लिव देयर हिमसेल्फ एंड द हाउस इज यूज फॉर हिज ओन रेजिडेंस नॉट फॉर बिजनेस। ठीक है, अगर मान लो एक प्रोप्राइटर है, ठीक है, जैसे मान लो मेरी प्रोप्राइटरशिप की एक बिल्डिंग है पूरी, नीचे मेरा दुकान है, बिजनेस चलता है, रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, और ऊपर वाला क्या है, मैंने अपने आप को ही किराए पे दे रखा है, तो बिजनेस अलग है, ठीक है, मैं अलग हूँ, वो चीज़ हो गया, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी इसको बोल देते हैं, ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, यानी अगर एक प्रोप्राइटर है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसका अपना घर है, वो उसने अपने आप को किराए पे दे रखा है अपने बिजनेस से, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे किराए पे दे रखा है, ठीक है, तो एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल ले रखिए, मिस्टर एक्स रन्स ए शॉप एज ए प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ही रेंट्स ए फ्लैट फॉर हिज फैमिली टू लिव इन, ठीक है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नॉट कवर्ड, द एग्जाम्पशन डज नॉट अप्लाई टू, ठीक है, अगर आप किसी स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं उनको किराए पे देते हो, रेजिडेंसेज हैं, हॉस्टल कैंप्स हैं, पीजी अकोमोडेशंस हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स इज नॉट एग्जाम्प्ट, जीएसटी अप्लाइज इन शॉर्ट, ठीक, समराइज ये सारी समरी है। रेजिडेंशियल हाउस रेंटेड फॉर लिविंग होता है तो जीएसटी नहीं लगता, अगर ये दिया गया है बिजनेस एंटिटी को तो जीएसटी लगेगा, बट इसकी एक्सेप्शन भी है, अगर जो प्रोप्राइटर है, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से अगर वो अपने आप को लेटर करता अपनी फैमिली के रहने के लिए, अपने आप के रहने के लिए, तो एग्जाम्प्ट है। और जो ये हॉस्टल्स हैं, पीजी हैं, स्टूडेंट हाउसेज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स लगता है, ठीक है, पीजी पता ही आपको, पेइंग गेस्ट वगैरह होते हैं, तो जीएसटी लगता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज ऑफ हैविंग वैल्यू, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये कहते हैं सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज ऑफ हैविंग वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ₹20,000 पर पर्सन पर मंथ, यानी अकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हैं आप रहने के लिए किसी को, 20,000 पर पर्सन पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड दैट अकोमोडेशन जो है आर फॉर ए मिनिमम कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रहने के लिए आया, लगातार रहने के लिए आया, कम से कम 90 दिन के लिए रहने के लिए आया, ठीक है, और जो चार्ज कितना हो रहा है, मैक्सिमम 20,000 पर मंथ तक, तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ये अब कहते हैं डिफरेंस क्या है, ये सही 12 और एंट्री नंबर 12 में, ठीक है, और 12 ए में। अब 12 में क्या था कि हाँ जी, रहने के रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जगह दे रखी है किराए पे, तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, अगर बिजनेस जिसको दिया हुआ है अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन, तो जीएसटी लगेगा, उसकी एक एक्सेप्शन भी थी। अब कहते हैं कि इसमें अलग क्या आ गया 12 ए में, रेजिडेंशियल पर्पस और अकोमोडेशन सर्विसेज एक ही तो हैं, बनी फ़र्क है, ठीक है, अकोमोडेशन सर्विसेज क्या है, कुछ टाइम रहने के लिए, जैसे बिजनेस टाइप हो गया ये, ठीक है, तो ये डिफरेंस मैंने लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। जो अपन पिछला पढ़ा है जो रेजिडेंशियल पर्पस है, ठीक है, वो तो बिल्कुल हाउस हो गया, फ्लैट हो गया फॉर रेजिडेंस, और जो 12 है ये है, ये 12A अकोमोडेशन सर्विसेज, ये क्या है, हॉस्टल्स हैं, पीजी हैं, लॉजिंग सर्विसेज हैं, विद लिमिट्स ऑफ 20,000 पर मंथ, ठीक है, पर पर्सन है, एंड अब मिनिमम 90 डेज़ की स्टे होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 90 डेज़ की स्टे होनी चाहिए, ठीक है ना।
आई होप आपको अब तक जो भी समझाया है समझ आया होगा, ठीक है। जो भी समझाया है समझ आया होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी तक जो हमने बहुत ज़्यादा रेलिवेंट करा है वो क्या है कि एक तो जो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है, प्योर लेबर सर्विसेज होती हैं, प्योर लेबर सर्विसेज होती हैं, प्योर लेबर सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, ठीक है, अगर वो की कंस्ट्रक्शन है, इरेक्शन है, रेनोवेशन है, प्योर लेबर सर्विसेज दी जा रही हैं एक इंडिविजुअल को, और सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है उसके लिए, तो एग्जाम्प्ट होता है। तो ये क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो कंपोजिट सप्लाई दी जा रही है किसी बिजनेस एंटिटी के द्वारा, गवर्नमेंट को जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो लोकल जो पंचायतें वगैरह सर्विसेज देती हैं, ठीक है, उसी काइंड ऑफ दैट सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, यूटी को, ठीक है। और वो कंपोजिट सप्लाई है, उसमें जो अगर गुड्स की वैल्यू मोर देन 25% है तो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर लेस देन 25% तो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है रेजिडेंशियल यूनिट्स का जो, ठीक है, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है उसके लिए जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वहाँ पे एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक जो मैंने आपको बताया कंपोजिट सप्लाई वाला, तो ये 2 पॉइंट बहुत रेलिवेंट है, अभी तक जो पढ़े हैं ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है बेटा। तो चलिए क्लास को यहाँ वाइंड अप करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।